पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में प्रवर्तन निदेशालय एक शक्तिशाली जांच एजेंसी बनकर उभरी है। आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए ईडी को जो अधिकार मिले हैं, उसकी वजह से राजनीतिक विवाद भी होता है। लेकिन नए साल में दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे लग रहा है कि शक्तिशाली ईडी ही पीड़ित बन गई है। बंगाल से लेकर झारखंड तक ईडी को अलग अलग मामलों में राज्य सरकारों ने घेरा है। पहले कोलकाता में रेड के दौरान ईडी को रोकने के लिए खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई। अब रांची में जांच के नाम पर झारखंड पुलिस ईडी के दफ्तर में घुस गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या यह महज संयोग है या ईडी के खिलाफ एक राजनीतिक प्रयोग है। डीएनए मित्रों, ये दोनों घटनाएं ईडी को जांच से रोकने और जांच में व्यवधान पहुंचाने की तरफ इशारा करती हैं। एक जांच एजेंसी को इस तरह रोकना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना अराजकता का माहौल बना सकता है। राजनीति का जवाब कोई पार्टी राजनीति के जरिए दे सकती है, लेकिन ईडी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसे जवाब दिया जा रहा है। ईडी देश को चलाने वाले सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए आज ईडी के कामकाज में बाधा डालने वाली घटनाओं का विश्लेषण जरूरी है। डीएनए मित्रों, आज से ठीक एक हफ्ते पहले यानी 8 जनवरी को कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने छापेमारी की। आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। यही वजह है कि रेड के दौरान खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। ममता वहां से हरे रंग की एक फाइल में कुछ दस्तावेज भी ले गई। डीएनए मित्रों, ये एक अप्रत्याशित घटना थी। ममता बनर्जी के एक्शन के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट गई। ईडी ने ममता बनर्जी पर कामकाज में बाधा डालने और सबूत ले जाने का आरोप लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब नहीं मिला तो अराजकता फैल सकती है। अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के आरोपों को लेकर ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि वो घटना की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे। साथ ही बंगाल पुलिस की ओर से ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर भी रोक लगाई है। डीएनए मित्रों, इस घटना को लेकर ईडी ने अपनी पहली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में डाली थी, लेकिन भीड़ जमा होने की वजह से पिछले हफ्ते हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। इसके बाद ईडी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। ईडी का आरोप है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हंगामे के पीछे टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल थे। इसका मकसद ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टालना था। आज ईडी ने अपने इस आरोप से जुड़े सबूत भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हैं। ईडी की दलील है कि पूरी घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए। सोचिए, ईडी की रेड के दौरान पहले बंगाल पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री खुद भी पहुंच जाती हैं। उसके बाद ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाती है। मामला हाईकोर्ट में जाता है तो वहां भी हंगामे की वजह से सुनवाई टल जाती है। यह अराजकता नहीं तो फिर और क्या है? डीएनए मित्रों, कोलकाता से करीब 400 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है। जो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े बड़े मामलों की जांच करती है, उसके ऑफिस में जांच के लिए झारखंड पुलिस पहुंच गई। ईडी के 2 अधिकारियों पर एक व्यक्ति ने पूछताछ के नाम पर मारपीट का आरोप लगाया था। उसी शिकायत के आधार पर पुलिस ईडी दफ्तर पहुंची। पुलिस टीम में एक डीएसपी और एक थानेदार शामिल थे। बाद में सीआईएसएफ के जवानों को ईडी दफ्तर की सुरक्षा के लिए बुलाया गया। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि ईडी के अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाने वाला शख्स पेयजल विभाग का कर्मचारी है। उस पर शहरी जल आपूर्ति योजना में 20 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का आरोप है। पहले उसे रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अभी वो जमानत पर जेल से बाहर है। इस घोटाले की जांच ईडी भी कर रही है। सोचिए, हर आरोपी जांच एजेंसियों पर तरह तरह के आरोप लगाता है। क्या उसकी शिकायत पर पुलिस को इस तत्परता से जांच के लिए पहुंचना चाहिए था? वो भी डीएसपी और एसएचओ स्तर के अधिकारी। ईडी के दफ्तर जाने के बदले पुलिस ने इन अधिकारियों को थाने क्यों नहीं बुलाया जिन पर आरोप लगे? क्या ये ईडी को डराने की कोशिश थी? डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि ईडी ने ही करीब 2 साल पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। यही वजह है कि रांची पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने सोरेन सरकार को घेरा है। एक घोटालेबाज, एक जालसाज, एक पैसा गबन करने वाला जो 18 महीने तक जेल रहा, उसकी एफआईआर पर, झूठी एफआईआर पर पूरी शक्ति लगा दी और ईडी कार्यालय पे घेर लिया आके। अभी क्या कर रहे हो? बंगाल बनाना चाहते हो क्या झारखंड को? झारखंड पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी की याचिका पर कल सुनवाई होगी। ईडी ने अपने ऑफिस में झारखंड पुलिस की घुसपैठ की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। लेकिन इस सब के बीच में तस्वीर का एक दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि ईडी पर भी विपक्ष लगातार आरोप लगाता है
और इसको लेकर के सवाल खड़े भी होते हैं। यानी मित्रों, भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य की शक्तियां तय हैं, दोनों को अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन ये अधिकार एक दूसरे को रोकने के लिए या एक दूसरे की जांच में खलल डालने के लिए नहीं है। सोचिए, जो रांची जो कोलकाता में हुआ, वैसे ही टकराव देश के दूसरे राज्यों में होने लगा तो फिर क्या होगा? सोचिए, अगर एक जांच एजेंसी दूसरी जांच एजेंसी के कामकाज में ऐसे ही बाधा पहुंचाए तो क्या अराजकता नहीं फैलेगी? राज्य की पुलिस केंद्रीय एजेंसियों को जांच से रोके, जांच के नाम पर उनके ऑफिस में पहुंच जाए तो क्या अराजकता नहीं फैलेगी? एजेंसियों को, अधिकारियों को समझना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी कानून के प्रति है। वो राजनीतिक दल नहीं है जो आरोप लगाए हैं किसी का बचाव करे, उन्हें जिम्मेदार बनना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके की जांच एजेंसियां आपस में लड़ती रही तो देश और संघीय व्यवस्था को नुकसान तय है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में एक लक्ष्मण रेखा तय करनी होगी ताकि आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो।